मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल से। मित्रों आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय पे प्रश्न पत्र में ग्रामीण और नगरीय समाज के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन करने जा रहे हैं। तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से किसी भी समाज जैसे आदिम, ग्रामीण, नगरीय या महानगरीय को हमें सावधानी से समझना है तो हमें उस समाज की सामाजिक संगठन संरचना और कार्यों को, सामाजिक व्यवस्था आदि के विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन करना होगा। समाज के विशिष्ट लक्षणों में समूह, सामाजिक संरचना, संस्कृति, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं आदि। समाज में समूह दो प्रकार के होते हैं जिसमें से हम प्रथम वर्ष में पढ़ चुके हैं, प्राथमिक और द्वैतिक। प्राथमिक समूह के उदाहरणों में हमने बताया था कि परिवार, संयुक्त परिवार जो आदिम, ग्रामीण और नगरीय समाजों में प्राथमिकता के क्रम से मिलते हैं, अर्थात परिवारों का महत्व आदिम समाजों में भी सर्वोत्तम होता है, ग्राम में उससे कम और नगरों में और भी कम हो जाता है। और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति को व्यवस्थित करने के लिए समाज में एक स्त्रीकरण पाया जाता है, जो कि समाज का एक तरह से खंडात्मक विभाजन होता है, जैसे जाति व्यवस्था के रूप में हो सकता है जिसे हम बंद स्त्रीकरण कहते हैं, वर्ण व्यवस्था के रूप में हो सकता है जिसे हम खुला स्त्रीकरण कहते हैं। इसी प्रकार से विश्व के जितने भी समाज हैं उनमें अनेक प्रकार के अपने स्पेसिफिक या स्पेशली विशिष्ट लक्षण जो हैं वो पाए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इनको और अधिक बारीकी से समझा जा सकता है। और ग्रामीण और नगरीय समाज के विशिष्ट लक्षणों में मुख्य रूप से जो है वो जाति है, परिवार है, अनुष्ठानिक कह सकते हैं, अनुष्ठानिक संरचनाएं, महिलाएं, व्यवसाय, श्रमिक, बाजार और प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से माना जाता है। इसमें सर्वप्रथम हम जाति के बारे में चर्चा करेंगे। सभी समाजों में, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे नगरीय हो, एक सामाजिक स्त्रीकरण की व्यवस्था मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि पाई जाती है, जिसमें व्यक्तियों के पदों और कार्यों के अनुसार एक काल क्रमानुसार उच्चतम और निम्नतम का जो विभाजन जो पाया जाता है और उसी के आधार पर कार्यों का निर्धारण भी किया जाता है। और इसी व्यवस्था को हम सामाजिक स्त्रीकरण के नाम से जानते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण की जब भी बात करते हैं, सामाजिक स्त्रीकरण की जब भी चर्चा करते हैं तो उसमें जाति को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है, क्योंकि जाति के अंतर्गत जो स्त्रीकरण पाया जाता है या जो स्त्रीकरण हमें दिखाई देता है वो हमारा स्त्रीकरण है खुला स्त्रीकरण। इस खुले स्त्रीकरण के अंतर्गत हम जाति को सर्वोच्च मानते हैं और जाति की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम ये कहते हैं कि जाति कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है और जिसका अर्थ है विविध या मत। उसी प्रकार से संस्कृत जो कि प्राचीनतम और वैदिक भाषा मानी जाती है, उसकी जन धातु से जाति शब्द की व्युत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ है जन्म या उत्पत्ति, अर्थात जन्म के अनुसार अस्तित्व का रूप ही जाति है। जाति वंशानुक्रमण पर आधारित होती है, अर्थात जन्म जात होती है। जाति को अनेक विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है, जिसमें प्रथम परिभाषा में हम मजूमदार और मदान के अनुसार कि जाति को एक बंद वर्ग कहा गया है, जबकि कैटकर ने जाति को एक सामाजिक समूह कहा है, जिसकी दो विशेषताएं इन्होंने महत्वपूर्ण बताई है। जिसमें से पहली विशेषता तो ये कहते हैं कि सदस्यता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जो इन सदस्यों से जन्म लेते हैं, अर्थात इस प्रकार से पैदा हुए व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित होते हैं, अर्थात सदस्यता जो है वो जन्मजात होती है। कोई भी सदस्य बाहर से नहीं आ सकता है और अंदर से बाहर नहीं जा सकता है, और यही इसे बंद स्त्रीकरण कहने का भी एक कारण है। और दूसरा जो उन्होंने बताया वो कहा कि सदस्य यानी कि जाति के जो भी मेंबर हैं, जो भी सदस्य हैं, एक कठोर सामाजिक नियंत्रण यानी कि नियमों के द्वारा समूह से बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। इसको एक अंतर्विवाही संगठन माना गया है। जाति का जो वैवाहिक व्यवस्था जो है या जो मैरिज सिस्टम है वो अंतर्विवाही ही होता है। अटन ने कास्ट इन इंडिया एक पुस्तक लिखी थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमें जाति को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना है तो हमें
इसकी कुछ विशेषताओं को, जैसे जन्म पर आधारित सदस्यता है, अंतर्विवाही है और अपना एक निश्चित व्यवसाय है, जिसको हम कहते हैं वंशानुगत व्यवसाय जो पाया जाता है, वो हमें ध्यान रखना है। और एन के दत्त ने अपनी पुस्तक ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया में जाति के कई लक्षण बताए हैं और उन्होंने कहा कि जाति के सदस्य जो हैं वो अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। हालांकि होने लगा है, लेकिन जातीय नियमों में ये अपराध है। दूसरा, एक जाति के सदस्यों पर अन्य जाति के सदस्यों के साथ खाने पीने में भी कुछ प्रतिबंध होते हैं, यानी कि रहन सहन और सामाजिक सहवास के कुछ नियम प्रत्येक जाति के द्वारा निर्मित किए जाते हैं और उन्हीं की पालना जाति के द्वारा जो हो सुनिश्चित की जाती है। कठोर नियमों के माध्यम से और एक दंड की प्रक्रिया भी यहाँ पर पाई जाती है, ताकि अपने नियमों की पालना और अधिक अच्छे तरीके से करवा सके। और अधिकतर जातियों के व्यवसाय जो है वो निश्चित होते हैं। निश्चित व्यवसायों में उन्होंने कहा कि प्रत्येक जाति का एक वंशानुगत पेशा होता है। पैसे से मतलब हमारा व्यवसाय है। और सभी जातियों में ऊंच नीच का एक स्त्रीकरण या संस्तरण पाया जाता है, जिसमें ब्राह्मणों की स्थिति जो वो सर्वोच्च मानी गई है। इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक जो जाति व्यवस्था है उसमें उच्चता और निम्नता का क्रम आधारित है, यानी कि सभी जातियां एक समान स्तर पर उपस्थित नहीं है। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग स्लैब या स्तर निर्धारित है, जिसमें कुछ जातियों को उच्चता और कुछ जातियों को निम्नता का स्तर प्राप्त है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि व्यक्ति की जाति का निश्चय जन्म के आधार पर हो जाता है और वो लाइफ टाइम होता है, आजीवन होता है, चाह करके भी उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति उसके नियमों का उल्लंघन करने के कारण निकाल दिया जाए तो भी एक जाति की सदस्यता नहीं छोड़ी जा सकती है, अहस्तांतरणीय है। कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी दूसरी जाति में नहीं आ सकता है और दूसरी जाति का व्यक्ति अंदर की जाति में नहीं आ सकता है। ऐसा एक कठोर नियम जाति व्यवस्था में पाया जाता है। जाति, वर्ग और व्यवसाय पुस्तक के लेखक डॉक्टर जी.एस. घुरिया ने भी जाति की जो कुछ विशेषताएं बताई हैं उसमें समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, खान पान और सामाजिक सहवास के नियम और नियमों के अंतर्गत इन पर लागू होने वाले प्रतिबंध और विभिन्न जातियों की नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और उसके साथ ही विशेषाधिकार और व्यवसाय के चुनाव का अभाव, विवाह पर प्रतिबंध और अन्य। तो जाति की विशेषताओं के बारे में हम यदि और अधिक विस्तार से पढ़ें तो इन उपरोक्त जो पारिभाषिक विश्लेषण जो हमने किया है उसके आधार पर अलग प्रकार से हम जाति की विशेषताओं को भी बता सकते हैं। जिसमें पहली विशेषता है हमारी समाज का खंडात्मक विभाजन। समाज के खंडात्मक विभाजन में घुरिया ने लिखा है कि जाति व्यवस्था की प्रथम विशेषता हिंदू समाज को अनेक खंडों में विभाजित करना है। प्रत्येक खंड एक जाति अथवा उपजाति कहलाता है। प्रत्येक खंड में सदस्यों की सामाजिक स्थिति, उनके उत्तरदायित्व और कार्य जाति द्वारा पूर्व निश्चित होते हैं। एक जाति के सदस्य विशेष रूप से अपनी ही जाति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और खंडात्मक विभाजन की जब हम बात करते हैं तो एक छोटे छोटे अनेक जातीय समूहों को इसमें शामिल किया जाता है। प्रत्येक जाति की अपनी जाति परिषद होती है, जातीय पंचायत होती है और प्रशासनिक संस्था जातीय पंचायत का कार्य और अपनी जाति के सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण और जाति के नियमों की पालना सुनिश्चित करना ही उनका प्रमुख दायित्व होता है। दूसरा हम इसमें लिख सकते हैं संस्तरण, हायरार्ची। हायरार्ची से हमारा मतलब ये है कि ग्रामीण और नगरीय समाज में अनेक जातियां हैं, परंतु कभी भी कोई भी दो जाति समान परिस्थिति में नहीं होती है। समाज में विभिन्न खंडों, जातियों, वर्णों या वर्गों की उच्चता और निम्नता के क्रम में अर्थात आरोही और अवरोही क्रमबद्धता को हम संस्तरण कहते हैं। और संस्तरण के दृष्टिकोण से जाति की विशेषता ने अनेक विद्वानों को अलग अलग प्रकार से
परिभाषित किया है। हिंदू समाज में जो जाति व्यवस्था है उसमें ब्राह्मण जाति को सर्वोच्च और उच्चतम स्तर प्राप्त है, जबकि अस्पृश्य जातियों को निम्न माना गया है। इन दोनों उच्चतम और निम्नतम जातियों के बीच समाज की ऊंची नीची परिस्थिति आधारित होती है और जाति की उच्चता और निम्नता का जो निर्धारण है वो संबंधित समाज में उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा, व्यवसाय, खान पान, पवित्रता और अपवित्रता आदि से निश्चित की जाती है। और ये विशेषताएं जो है वो एक तरह से परंपरागत होती है, ट्रेडिशनल होती है। जाति व्यवस्था में संस्करण का क्रम उच्चतम ब्राह्मण वर्ण के स्तर की जातियाँ, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र और अस्पृश्य वर्ण के स्तर की जातियों का माना गया है। अर्थात एक तरह से वर्ण व्यवस्था के आधार पर ही जाति व्यवस्था निर्मित हुई है और उसी के आधार पर उन्हें उच्चता और निम्नता का एक संस्करण प्रदान किया गया है। उसके बाद हमारा आता है खान पान और सहभोज पर प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में खान पान और सहभोज, जिसको हम सामाजिक सहवास के नियमों के रूप में भी जानते हैं, कुछ प्रतिमान पाए जाते हैं। इन प्रतिमानों के आधार पर ही प्रत्येक जाति के सदस्य के लिए ऐसे नियम होते हैं कि कौन सी जाति का व्यक्ति किन जाति के व्यक्तियों को यहाँ भोजन कर सकता है, खिला सकता है, खा सकता है, भोजन का प्रकार क्या होगा। तो मुख्य रूप से इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं हम E.H. ब्लंट के निषेधों का जो उल्लेख उन्होंने सोशल सर्विस इन इंडिया में किया है। पहला निर्देश उन्होंने बताया पंक्ति निषेध, और एक जाति के व्यक्तियों को किन जाति के लोगों की पंक्ति में बैठ कर के भोजन करना चाहिए और कौन सी जाति की पंक्ति में नहीं। दूसरा पाक निषेध। पाक निषेध में हम ये कहते हैं कि एक जाति किन व्यक्तियों के द्वारा पकाया हुआ भोजन कर सकती है और किन व्यक्तियों के द्वारा पकाया हुआ नहीं। भोजन निषेध में एक जाति के व्यक्ति को भोजन करते समय किन संस्कारों का पालन करना चाहिए। और उसके बाद हमारा आता है खाद्य निषेध। खाद्य निषेध में हम ये कहते हैं कि खाद्य निषेध की जब बात चलती है तो एक जाति में किस जाति के व्यक्ति के हाथ का पानी पिया जा सकता है और किस हाथ के व्यक्ति का नहीं। इसके साथ ही क्या खाएगी और क्या नहीं खाएगी, इसमें विशेष प्रकार के वनस्पतियों और निरामिष भोजन और सामिष भोजन अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। और यदि इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो वो जातीय नियमों का उल्लंघन माना जाता है। उसके बाद में इन नियमों के उल्लंघन के दंड स्वरूप जो हुक्का पानी निषेध भी पाया जाता है। हुक्का पानी निषेध में ये था कि किन जातियों के बीच किन जातियों के साथ हुक्का और पानी जो है वो शेयर किया जा सकता है। और पात्र निषेध का मतलब हमारा बर्तनों से है, भोजन के पात्रों से है। खाने पीने और भोजन पकाने के लिए किस प्रकार के बर्तनों को व्यवहार करना है। वर्तमान में इस प्रकार के प्रतिबंध जो हैं वो लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि नई तकनीकी के कारण लगभग सभी जातियों में सामान्य प्रकार के और एक जैसे बर्तनों का और तकनीकी का इस्तेमाल जो है वो किया जाने लगा है। और समस्त प्रकार के भोजनों को यहाँ पर कच्चा और पक्का दो प्रकार के वर्गों में विभक्त किया गया कि जल और घी या तेल। जल से जो भोजन बनता है उसे कच्चा और तेल और घी से बनता है उसे पक्का भोजन या पक्की रसोई के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः अधिकतर जातियों के हाथ से कच्चा भोजन ग्रहण करने में ब्राह्मणों के हाथ से कोई आपत्ति नहीं थी, जबकि ऊंची और जाति का व्यक्ति नीची जाति के सदस्य के हाथ से कच्चा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता था, लेकिन नीची जाति का व्यक्ति ऊंची जाति के हाथ का कच्चा भोजन भी ग्रहण कर लेता है तो भी कोई अपराध नहीं माना जाता है। ब्राह्मण पक्का भोजन केवल कुछ ही जातियों के हाथ से ग्रहण कर सकता है। कुछ ही जातियों के घर से या हाथ से बना हुआ पक्का भोजन ब्राह्मणों को ग्रहण करने की इजाज़त थी या छूट थी। उसके बाद में सामाजिक समागम पर प्रतिबंध। सामाजिक समागम पर प्रतिबंधों से हमारा ये तात्पर्य है कि जब भी मध्यकाल में जातियों में परस्पर सामाजिक संपर्क, व्यवहार, समीपता और सामाजिक समागम से संबंधित अनेक चौंकाने वाले निषेध सामने आए हैं, उसमें से अपवित्रता, छुआछूत आदि विचार भारत सरकार की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक फैले हुए थे। और दक्षिण भारत में मान्यता थी
कि अगर अछूत की छाया उच्च जाति के व्यक्ति पर पड़ जाती है तो वह पवित्र हो जाता था, अपवित्र हो जाता था। और कुछ नीची जाति के लोग स्वयं भी इस छुआछूत के विषय में अत्यंत कठोर हैं। बहुत ही निम्न स्तर की जातियों को मंदिरों के चौक में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था और निम्न जातियों को गांव की बाहरी सीमा पर रहने के लिए बाध्य किया जाता था। विभिन्न जातियों की नागरिक धार्मिक असमर्थताएं एवं विशेषाधिकार। अनेक क्षेत्रों में जहां ब्राह्मण तथा अन्य जातियों को अनेक समाज में उच्चता के स्तर के अनुसार विशेषाधिकार प्राप्त थे, वहीं दूसरी और निम्नतम जातियों के उनके स्तर के अनुसार अनेक नियोग्यताएं और असमर्थताएं थी। घूरिए, जेम्स फाबर्स और स्लेटर, थर्स्टन, रशेल और विल्सन आदि ने अपने अपने अध्ययनों के क्षेत्रों के आधार पर इन्हें अलग प्रकार की असमर्थताएं और विशेषाधिकारों का उल्लेख भी किया है। व्यवसायों पर प्रतिबंध के विषय में हम पढ़ते हैं कि जाति व्यवस्था में व्यवसाय परंपरागत और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते थे। प्रत्येक व्यक्ति, जिसमें नाई, धोबी, स्वर्णकार, चर्मकार आदि अपना व्यवसाय परंपरागत रूप से करते थे और प्रत्येक व्यक्ति अपना पैतृक व्यवसाय जाति बंधुओं के नैतिक नियंत्रण और सामाजिक प्रतिबंध के कारण कभी त्याग नहीं कर सकता था, उसको वही करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। और ग्रामों की तुलना में नगरों में अभी ये प्रतिबंध जो है वो लगभग समाप्त हो गए हैं। विवाहों पर प्रतिबंध मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि प्रत्येक जाति जो है वो अंतर्विवाही होती है, अर्थात प्रत्येक जाति को गोत्र उपगोत्र के आधार पर अपने ही जाति समूह में जीवन साथी चुनना पड़ता है या वैवाहिक संबंधों की स्थापना करनी पड़ती है। प्रदत्त सदस्यता हमने प्रथम वर्ष में भी पढ़ा था और अभी भी पढ़ रहे हैं कि प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। तो जाति को जो है वो प्रदत्त सदस्यता होती है, यानी कि व्यक्ति एक बार जिस जाति में जन्म ले लेता है आजीवन उसकी सदस्यता, उसकी जाति अपरिवर्तनशील होती है, वही रहती है, इसलिए इसे प्रदत्त सदस्यता मानी गई है। और इस व्यवस्था में व्यक्ति अपनी सदस्यता व्यक्तिगत गुणों, चाहे उसकी शिक्षा है, बुद्धिमत्ता है, कार्यकुशलता है, व्यवसाय है और कोई भी धर्म है, उसके आधार पर भी वो उसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। और जाति की सदस्यता को परिवर्तित करना इतना आसान और सरल नहीं है, क्योंकि जाति के नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्ति को कठोर नियमों के द्वारा दंड किया जाता है और उसे सदस्यता से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उसकी समाज में परिस्थिति गिर जाती है और आज जाति की सदस्यता व्यक्ति के स्तर पर बदलना उतना कठिन नहीं है जितना कि प्राचीन काल में होता था। धन्यवाद।